मैं टाइम मैनेजमेंट पर बची हुई बातों को आज पूरा करना चाहता था, लेकिन आज मैं दूसरी बातें करूंगा। क्योंकि बच्चों को कथा कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, और कभी कभी कथा कहानियां ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं विचारों को सुनने से, क्योंकि उनमें भी कुछ विचार निहित होते हैं। और कथा कहानी के माध्यम से जो विचार पहुंचते हैं दिल में आपके, वो शायद ज्यादा स्थायी रूप से पहुंचते हैं। मैं आज जो कहानी सुनाऊंगा आपको, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे औरत की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बहुत कमाल करके दिखा दिया दुनिया में। उस लड़की का नाम है सुधा मूर्ति। क्या नाम है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। मंदिर में मूर्ति होती है, वो मूर्ति, और सुधा, सुधा यानी अमृत। तो ये मंदिर की मूर्ति नहीं है, ये एक चलती फिरती, जीती जागती महिला है, जिनकी कहानी बड़ी अनोखी है, आपको बहुत प्रेरणा देगी। मैंने आपसे कहा था कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो पहला काम सामान्य रूप से ये करना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों का जीवन थोड़ा अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से, हालांकि आध्यात्मिक लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी जरूर पढ़ना चाहिए, दुनिया में सब कुछ जानना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर सभी बीमारियों को जानता पहचानता है, वही इलाज भी कर सकता है। अध्यात्म तो एक इलाज है बीमारियों का, मनोरोगों का, आध्यात्मिक रोगों का, शारीरिक रोगों का भी। लेकिन सभी के लिए सुबह सुबह जब उठते हैं आप, आंख खुलती है तो आपके शरीर में थोड़ा सा आलस्य रहता है, क्योंकि आपका शरीर पूरी तरह जगा हुआ नहीं होता है। आप जग चुके होते हैं, मगर शरीर अभी थोड़ा सा विश्राम में रहता है। उसको उठने में 5 मिनट, 10 मिनट, किसी किसी को 25 मिनट, किसी को 30 मिनट भी लग जाते हैं। वो पड़े रहते हैं लोग आधा घंटा। और मैंने कहा था आपको कि 5 मिनट भी बर्बाद करना ठीक नहीं है। मेंटल पीस एंजॉय कीजिए, सुबह सुबह मेंटल पीस रहती है, लेकिन साथ में उस पीस के साथ, बिना पीस को डिस्टर्ब किए हुए, आप कुछ किताबें मन की पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी, उसी बेड बुक कहते हैं, मैंने बताया था आपको, तो मैंने अपनी बेड बुक के रूप में अभी रखा था पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी, जो बताया था मैंने आपको, बर्ट्रैंड रसल की। लेकिन मैंने एक दूसरी किताब मंगाई थी आप लोगों के लिए विशेष रूप से। वो किताब ये है, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। सुधा मूर्ति। ये किताब मेरी बेड बुक बन गई है अब, और अगले 10 दिनों तक मैं सुबह सुबह उठकर इस पुस्तक का एक अध्याय जरूर पढ़ूंगा। सुबह सुबह मेरे पठन क्रम में शामिल होती है भगवत गीता भी। भगवत गीता का सिर्फ एक अध्याय, ज्यादा नहीं, इसलिए कि भगवत गीता को सैकड़ों बार, हजारों बार पढ़ा है, लेकिन प्रत्येक दिन उसमें कुछ नया तथ्य मिलता है, नया सत्य मिलता है। तो सुधा मूर्ति कौन है, ये मैं आपको पहले अभी के संदर्भ में बता दूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। वो हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। वो एक भारतीय हैं। यहाँ से उनके पिता, दादा वगैरह गए थे बाहर, फिर वहां से धीरे धीरे उन लोगों ने वहां काम करना शुरू किया, और आज वो इतने लोकप्रिय हो गए कि अंग्रेजों ने अपना प्रधानमंत्री बनाया एक भारतीय मूल के व्यक्ति को, जो अंग्रेज नहीं है। करुणा, रजनी, ध्यान दीजिए। ऋषि सुनक इतने लोकप्रिय और इतने योग्य व्यक्ति हैं कि इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। सोचिए, उनकी जो पत्नी है ऋषि सुनक की, उनकी मां है सुधा मूर्ति, यानी सुधा मूर्ति के दामाद हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और ये तो अभी हुआ है, वो पत्नी है श्री नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति का नाम नहीं सुना आप लोगों ने, तो आपका दुर्भाग्य है। वे एक ऐसे भारतीय कंप्यूटर के क्षेत्र में सज्जन हैं जिनके दिल में धन कमाने के अतिरिक्त करुणा भी है, और सुधा मूर्ति में भी उतनी ही करुणा है। उन्होंने इन्फोसिस कंपनी बनाई, जिसमें सुधा मूर्ति ने 10,000 रुपये दिए थे बनाने के लिए, उनको, पत्नी ने, उनका भी योगदान था। और वो कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी में एक हो गई। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है इन्फोसिस का और श्री नारायण मूर्ति का। तो श्रीमती सुधा मूर्ति उनकी पत्नी है, ये उनका सांसारिक परिचय हुआ। लेकिन ये बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, बहुत कहानियां लिखती हैं, खास करके बच्चों की प्रेरणा के लिए।
तो आप ही लोगों के लिए मैंने उनकी पुस्तक मंगाई और कल पुस्तक आ गई और आज मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एक अध्याय मैंने पढ़ा उसका। मैं आपको उनकी कहानी संक्षेप में सुनाता हूँ। सुधा मूर्ति, जिस समय इनका जन्म 1950 में हुआ था, यानी अभी वो आपको समझ लीजिए कितनी हो गई हैं, 73 वर्ष के आसपास हो गई मुझे लगता है। तो वो 17 साल की हुई। वो 10वीं क्लास तक पढ़ी थी एक कन्नड़ मीडियम स्कूल में। कन्नड़ मतलब जो भाषा है कर्नाटक की प्रेरणा, वहां पढ़ी थी वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी है, कन्नड़ मीडियम में पढ़ी है। 17 साल की थी तो उन्होंने निश्चय किया कि वो एक इंजीनियरिंग कोर्स करेंगी। उस समय कोई लड़की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ती थी। बहुत विरोध हुआ घर में। दादी माँ ने विरोध किया, दादाजी ने विरोध किया, माताजी ने विरोध किया। पिताजी ने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कोई लड़की पढ़ती नहीं है तो आपको बहुत कठिनाई होगी वहां पर। सारे लड़के, एक लड़की रहेगी वहां पर तो कठिनाई होगी, आपको कोई मित्र नहीं मिलेगी आपको। लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। वहां पर उस कॉलेज में 150 विद्यार्थी इनके क्लास में थे, उसमें एकमात्र लड़की थी। उस कॉलेज में बताया गया, पहले ही प्रिंसिपल ने बताया कि आप आएंगी तो यहाँ लेडीज टॉयलेट नहीं है। आप सोचिए। फिर ये शर्त रखी गई प्रिंसिपल के द्वारा कि आपका एडमिशन तो हो रहा है, लेकिन देखिए आप, मैं सुझाव दूंगा कि मत आइए, क्योंकि सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, आपको टीज करेंगे वो। कोई लड़की यहाँ नहीं है और आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। 17 साल की लड़की को कहा कि साड़ी पहननी पड़ेगी और कैंटीन में नहीं जाना पड़ेगा, कैंटीन में लड़के रहते हैं, सिर्फ आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। ये सब शर्तें उन्होंने मान ली और उन्होंने पढ़ाई शुरू की। और आपको जान के खुशी होगी कि इस लड़की में इतना आत्मबल और इतना मनोबल था। लड़के चिढ़ाते थे, बदमाशी भी करते थे। उनकी पहले दिन उनकी सीट पर इंक छिड़क दिया गया। अगली सीट खाली रखी गई थी कि वहीं बैठेंगी, वो खाली सीट पे बैठेंगी आके, और उस पर बहुत सारा इंक छिड़क दिया गया था, यानी स्याही छिड़क दी गई थी। इस प्रकार की छोटी छोटी हरकतें लड़के करते हैं। लड़के लड़कों के विरुद्ध भी करते हैं और लड़कियों से तो खास करके अगर लड़की अकेली हो तो। लेकिन उन्होंने, आंखों में उनके आंसू भी आ गए देख करके, लेकिन आंसू आते रहे, वो रोकती रही उसको, लेकिन वो लगी नहीं। और सबसे अच्छे नंबर उन्हें आते थे और उन्हें आए, टॉपर रही यूनिवर्सिटी की। तो आज उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। क्योंकि लेडीज टॉयलेट नहीं था कॉलेज में उनके, इसलिए उन्होंने 13,000 टॉयलेट बनवाए हैं कर्नाटक में। 13,000। क्योंकि वो इन्फोसिस की जो इन्फोसिस की एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इन्फोसिस बहुत ही रिच कंपनी है और वो काफी एनजीओ को फंड करती हैं, समाज सेवियों को जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने इन्फोसिस के पैसे से दान दिया और 13,000 टॉयलेट बनवाए। 13,000। आज वो पुस्तकें लिख रही हैं और उनकी पुस्तकें लाखों लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लिखती हैं। उनका बड़ा सहज और हास्य बोध से युक्त व्यक्तित्व भी है। आप देखें कभी आप ऐसा कीजिएगा कि एक कपिल शर्मा शो होता है हंसने वाला, शायद विष्णु जानते होंगे उसको। मैंने उसको गलती से परसों देख लिया, मतलब ड्राइंग रूम में चल रहा था, मैं गया तो वो चल रहा था, सुधा मूर्ति बैठी हुई थी। तो उसमें 3 लड़कियां थी, सुधा मूर्ति थी, एक दो लड़कियां और भी थी, औरतें थी। लड़कियां मेरा मतलब औरतें हैं। 3 महिलाएं थी जिन्हें पद्मश्री और अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हैं। उनको बुलाया गया था शो में, और हंसी मजाक का शो है, वो लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं उसको। उसमें देखा मैंने पहली बार सुधा मूर्ति को। बहुत ही सहज तरीके से बात करती हैं, कोई अहंकार नहीं। मैंने एक बार उनकी तस्वीर देखी थी सब्जी बेचते हुए। इतनी धनी महिला को सब्जी बेचने की जरूरत क्या थी, आप बता सकते हैं आप में से कोई? बताइए, ये महात्मा जी। बताइए, सब्जी क्यों बेच रही थी वो सड़क पे बैठ के? वो पहले की बात नहीं है, धनी होने के बाद की बात है। क्यों बेच रही थी विष्णु? स्ट्रगल। स्ट्रगल नहीं, वो जानबूझ के बेच रही थी, वो कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं बेच रही थी। हाँ। हो सकता है महात्मन की वो इतनी बड़ी व्यक्तित्व उनका हो गया और उनको कहीं घमंड नहीं हो जाए कि मैं इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि मैंने पाली है। ताली बजाइए, तो ताली बजाइए, ताली। ताली बजाइए। ये एक होता है, देखिए, इसको डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। लिख लीजिएगा बोर्ड पे, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर। मैं आपको इसकी स्पेलिंग दे दूं।
मुझे अभी इसमें टेक्स्ट लिखना नहीं आ रहा है ना ये। उस दिन तो लिख रहा था मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही। चलिए कोई बात नहीं। ऑफ। देख लिया आपने? देख लिया? जी लिख लिया? जी। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। तो एक तो कि अहंकार नहीं हो जाए, मैं बहुत रिच हूँ, धनी हूँ। धनी जो बनता है या बहुत विद्वान जो बन जाता है, जिसके पास कोई संपदा आ जाती है, बौद्धिक संपदा हो, आर्थिक संपदा हो, आध्यात्मिक शक्तियां हो, बड़ा अहंकारी हो जाता है कभी कभी। वो दूसरों को छोटा समझने लगता है, दूसरों से ठीक से व्यवहार नहीं करता। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसीलिए सुधा मूर्ति जी ने सब्जी बेची होगी बैठ के वहां पर, कि मुझे अहंकार ना हो जाए कि मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ। इसीलिए बहुत सहज हैं, निर्मल हैं वो। मैंने देखा कपिल शो में उनको। आप भी जरूर वो शो दिखाइए बच्चों को। कितने प्रेम से और जी कितने साधारण तरीके से बात करती हैं, बहुत ऑर्डिनरी वुमन लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी वुमन है। मैं आपको ये बता दूं, जो बात विष्णु ने कही कि अहंकार दूर करना बहुत जरूरी होता है बच्चों बड़ों के लिए। इसीलिए आप देखिएगा, सिख गुरुओं में से कई गुरुओं ने ये परंपरा बना ली थी कि गुरुद्वारे में जाकर गुरु जी स्वयं चप्पल साफ करते थे, जूते साफ करते थे। क्यों? क्योंकि जूते साफ करना सबसे छोटा काम समझा जाता है। और यही मुश्किल हिंदुओं की है। हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था रही है उसमें बट गया कि ये काम सिर्फ शूद्र करेंगे। क्षत्रिय ये काम करेगा, ब्राह्मण ये काम करेगा, पढ़ने लिखने का, भाषण देने का काम करेगा, ज्ञान देने का काम करेगा। जो शूद्र वर्ग कहते थे, उसको मैनुअल लेबर्स कहते हैं, वो बैठ के ये सब काम करेंगे। ये अहंकार ब्राह्मण होने का, क्षत्रिय होने का, वैश्य होने का, इसको दूर करने की जरूरत थी। इसीलिए सिख गुरुओं ने स्वयं जाकर जूते साफ किए करते थे वो। और ये हम सबको करना चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य। तो श्रीमती सुधा मूर्ति ने जरूर इसीलिए किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने एक चित्र कहीं देखा था उनका, उसके आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। उनसे पूछेंगे तो शायद कुछ और भी बातें बताएं। लेकिन इसमें एक और बात नहीं थी जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर कोई बता सकता है तो बताने की कोशिश करे कि इससे और क्या हो सकता था। सब्जी बेचने से एक इतनी महान महिला, पढ़ी लिखी महिला, इंजीनियर क्वालिफाइड महिला, टॉपर महिला, लेखिका महिला, और इतने बड़े पूंजीपति की पत्नी, वो सब्जी क्यों बेचेगी, ये बताइए। हो सकता है महात्मा कि वो नहीं नहीं, एक आप नहीं तरीके से बताइए। जरूरत। आप नहीं बताइए। आप जरा इनको, हमारी कॉलेज में पढ़ने वाली, जो उसी उम्र की ये भी है जिस उम्र की सुधा मूर्ति थी अभी, अभी इसी उम्र की ये भी है, 17 साल की उम्र थी ये भी हैं। तो आप बताइए कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। महात्मा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा सब्जी बेच के भाई? जैसे विष्णु ने बताया कि वो अहंकार मतलब इनकार अपने के तो बता व्यक्तित्व। दिया। और कोई कुछ बोलना चाहता है? वंदना बोलना चाहती हैं, आलोक बोलना चाहते हैं, करुणा बोलना चाहती हैं, कुछ कृति बोलना चाहती हैं? देखिए, एक चीज आप याद रखिए हमेशा, हम जिस पोजीशन में होते हैं, हमको ये पता नहीं रहता कि गरीब का दुख क्या है। तो, तो अगर आपको किसी का दुख, किसी की समस्या समझनी है, तो आपको उसके शूज में अपने पैर रखने पड़ेंगे। आपको वह बन कर देखना पड़ेगा कि उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। आप जब सब्जी वाली बन के बैठेंगे और पहचानेंगे लोग नहीं आपको, उन्हीं की तरह कपड़े पहन के बैठेंगी, तो आपके पास अमीर लोग आएंगे खरीदने के लिए सब्जी, और क्या कहेंगे? कैसे किलो भिंडी? आप कहेंगे 15 रुपए। अरे इतनी महंगी कहीं भिंडी मिलती है? अरे हमने तो कल 10 रुपए खरीदी थी, चलो कम करो इसको। आपको अमीर ये नहीं समझता कि 2 रुपए बचा के बार्गेनिंग करके उसका कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन उस गरीब के घर में हो सकता है कि एक शाम चूल्हा जलता हो, 2 शाम जल जाएगा अगर वो 15 रुपए किलो बेचेगी तो ये जो दिक्कतें फेस करते हैं गरीब, वो अमीर लोग समझ नहीं पाते। जब वो बैठी होंगी वहां बेचने में, ऐसा अनुमान कर रहा हूं, बता दूं मैं, तो लोग आएंगे तो बार्गेनिंग करेंगे उनसे कि भाई 15 रुपए भिंडी नहीं दो भाई, ये 12 रुपए देनी चाहिए।
और नहीं देने पे कुछ मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ संभ्रांत महिलाएं ऐसे करती हैं कि वो पैसे फेंक के चली जाती हैं, बंडी लेके चले भी जाती हैं, बंडी हो गया ठीक है जाओ। तो यह समानुभूति, देखिए सहानुभूति और समानुभूति दो चीजें होती हैं, सिंपथी और एम्पैथी दो चीजें होती हैं। आपको गरीब से सहानुभूति है वो तो सही है, लेकिन उसके समान अनुभूति आपको नहीं हो सकती क्योंकि आपने वो कार्य किया नहीं है। तो जो व्यक्ति एक दूसरे वंचित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के मन में जाकर, भगवत गीता में एक श्लोक इस पर है, कौन बता सकता है? आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वं पश्यति योगिनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की परिस्थिति में अपने को रखकर उसके सुख और उसके दुख को समझ सके, भोग सके, वह परम योगी है। तो ऐसे कार्य करने से बड़े लोग जब छोटे कार्य करते हैं, मैं भी चाहता हूं आप बच्चों को ले जाना, जब आऊंगा वहां हम लोग भी कुछ ऐसे कार्य करेंगे इससे आपको पता चले कि किसान का दर्द क्या होता है, मजदूर का दर्द क्या होता है। मजदूर खटता है सुबह से लेकर रात तक और बीच में जरा बीड़ी पीता है अगर रुक करके, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि बदतमीज क्या कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है तू। अरे कोई भी सुबह से लेकर शाम को 8 बजे तक कैसे खट सकता है? ये इंसान है या मशीन? मशीन भी गर्म हो जाती है। तो वो तो बीड़ी पीने के बहाने रुकता है। बीड़ी पीने का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी वो आदतें उस तरह की हैं। बड़े लोग भी सिगरेट पीते रहते हैं, लेकिन अगर उसने जरा बैठ के थोड़ा बीड़ी पी ली तो उसको डांट पड़ती है कि उठो काम करो, काम छोड़। आप जरा काम करके देखिए, सुबह से लेके रात 8 बजे तक लगातार फावड़े चला के देखिए और मिट्टी ढो के देखिए कि कैसा लगता है, क्या फील करते हैं। आप बीमार पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे 1 घंटे में। आपके पिता माता को देखा है मैंने, यहाँ एक व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पिता माता को देखा है मैंने काम करते हुए। माँ जाके रात्रि में गौशाले में सोती हैं क्योंकि गाय को कोई चोरी करके नहीं ले जाए। सत्य है कि नहीं? सही है। ठंड के मौसम में, और पिताजी खेत में जाके सोते हैं कि खेत की फसल कोई चुरा के नहीं ले जाए, ठंड के मौसम में। अब आप सोचिए कैसा जीवन उनका होगा। बच्चों को पता नहीं चल सकता, इसका बता दूं मैं आपको कि कितना त्याग कर रहे हैं वैसे गरीब माता पिता। उनके बच्चे यहाँ हैं और उनसे बहुत अधिक सुविधाओं के अंदर हैं, पंखे इनके पास हैं, इनको खेत में नहीं सोना पड़ता। लेकिन आपको चाहिए कि माता पिता का कष्ट समझिए कि उस पर क्या गुजर रही होगी। आत्मोपम्येन, भगवान जो कहते हैं अपनी उपमा से समझिए उनकी भावना को कि कैसे वो ये काम करते होंगे। उनके सुख और दुख को अपनाइए, समझिए, तब आप उनके प्रति न्याय कर पाएंगे। ये छोटी सी आज की कहानी थी आपके लिए। मुझे आशा है कि आप सबों को, न केवल लड़कियों को, इससे प्रेरणा मिलेगी। हरि शरणम। शरणम।